नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पीताम्बर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास या फिर द्वंद्व समास। तो पीताम्बर अर्थात पीला है, अंबर जिसका यानी कि अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जिसमें यथासंभव यथाशक्ति जहाँ पे भी ये शब्द होते हैं यानी जिसमें अव्यय या उपसर्ग होता है वो हमारे अव्ययीभाव समास होते हैं। द्विगु समास संख्यावाची जहाँ भी शब्द होते हैं, त्रिमुनि चौराहा, ये द्विगु समास के उदाहरण है। और द्वंद्व समास जहाँ पे और की बात किया जाए, रात और दिन यानी रात दिन, दिन रात, जहाँ भी बीच में योजक चिन्ह हो वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पितृ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर ये सभी। तो पितृ यानी पिता च माता च यानी माता और पिता, यहाँ पे पिता माता या माता और पिता। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी के साथ, द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, चतुर्मुख में कौन सा समास है? यानी जहाँ भी संख्यावाची शब्द जुड़ा होगा उपसर्ग, वहाँ पे हमारा हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी के साथ, द्वंद्व समास जहाँ पे और से जुड़ा हो या बीच में योजक चिन्ह हो। तत्पुरुष समास और ये बहुब्रीहि समास यहाँ पे यानी जहाँ पे देवी देवताओं के नाम हो। तत्पुरुष में हमारा एक एग्जाम्पल आता है जैसे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, ये हमारा तत्पुरुष समास का जो उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, नायक में कौन सी संधि है? तो जहाँ भी नायक, नयन, पवन जहाँ भी आते हैं ये हमारे सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। यानी जिसमें ने धन अन बराबर नयन, नय धन अक नायक, इस प्रकार से हमारे अयादि संधि के विच्छेद होते हैं, संधि विच्छेद होते हैं। वृद्धि संधि की बात करें तो यहाँ पे 2 मात्रा होता है। गुण संधि की बात करें तो 1 मात्रा होता है। और यड़ संधि में य व पर आधे वर्ड यानी आधे अक्षर आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत में कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। तो संस्कृत में हमारे 6 कारक होते हैं, इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कर कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, जिसमें जो संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं लिया जाता है, जिससे कि 6 कारक माने जाते हैं और हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण के भेद होते हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं यानी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आंसर जाएगा ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर को कहते हैं अच, हल, यड़ या फिर इक। इक प्रत्याहार है, अच भी प्रत्याहार है, हल भी प्रत्याहार है, यड़ भी प्रत्याहार। तो हमारा जो स्वर आता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और महर्षि पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहार है और 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिसमें कि पाणिनि ने दिए हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा अच के साथ। और बात करें हल, तो हल जो है यह व्यंजन है, यानी व्यंजन को कहते हैं हल, यानी हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो व्यंजन के भेद होते हैं 5, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन यानी जिसमें ड़, एक बार आप द्विगुण व्यंजन को देख लीजिए, ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये ड और ढ ट वर्ग में आते हैं, ये ड का भी काम करते हैं और ढ का इसके नीचे जब बिंदु लग जाता है तो ये द्विगुण व्यंजन यानी 2 गुण रखते हैं और इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है व्यंजन के भेद हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र और ज्ञ और एक और आता है स्र, यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद है? यदि धन अपि, यद धन अपि, यदि धनी, आदि धन अपि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि धन अपि इसका जो है संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, तथैव में संधि है? तो हमने आपको बताया जहाँ भी 2 मात्रा होगा बीच में तथैव
यानी वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा, एक मात्रा होगा गुण संधि। यड़ संधि य व पर आधा कोई भी वर्ड आएगा अयादि में, नयन पवन भवन यानी बीच में वो आता है, यह आता है, तो ये हमारे अयादि संधि है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा वृद्धि संधि के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पवन का संधि विच्छेद है। तो पहले ही हमने आपको बताया पो धन अन पवन, यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। पौ धन अन की बात करें तो यह हो जाएगा पावन, तो ये नहीं होगा, ये सभी भी नहीं होगा, पा धन अन भी नहीं होगा, पो धन अन ऑप्शन चला जाएगा हमारा यहाँ पे एक के साथ। अगला प्रश्न है, रविंद्र में संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो गुण में ए का मात्रा आएगा, बीच में ए का मात्रा नहीं है, यड़ भी नहीं है, वृद्धि में दो ए का मात्रा भी नहीं है, यानी ये हमारा दीर्घ संधि है, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, देवेंद्र में संधि है। तो आप देख रहे हैं बीच में व में ए का मात्रा है और जहाँ भी ए का एक मात्रा है वहाँ पे हमारा होता है गुण संधि। तो अयादि यड़ वृद्धि को देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चला जाएगा एक ही साथ। अगला प्रश्न है, इको यड़ची किस संधि का सूत्र है। तो आप सूत्र में ही देखेंगे यड़ आ रहा है, इको यड़ची, यानी ये हमारा यड़ संधि का सूत्र है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, आद गुण यानी गुण संधि का सूत्र है, किस संधि का सूत्र है, गुण संधि का, यानी यहाँ पे सूत्र में ही गुण शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, एक और होता है हमारा प वर्ग। क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग होता है तालु, ट वर्ग होता है मूर्धा और त वर्ग होता है दंत्य और द होता है हमारा ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, इस प्रकार से होता है। तो क वर्ग हमारा चला जाएगा कंठ के साथ। अगला प्रश्न है, सपादेन खंजा अस्थि वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। तो वह पैर से लंगड़ा है, यानी सपादेन खंजा, यह जो है तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण आता है हमारा तृतीय विभक्ति में, आंसर चला जाएगा ए के साथ। तृतीय विभक्ति जो है पादेन जो है तृतीय विभक्ति का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द नहीं इसको पद बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथासंभव, यथाशक्ति या फिर प्रतिदिन, ये सभी जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो आते हैं। द्विगु समास, संख्यावाची, द्वंद्व समास, दिन और रात, माता पिता। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आधा आधा वर्ड बीच में आया है, आधा द, आधा त, आधा त्र में र आया है, पित्राज्ञा तो मेरा, यानी जहाँ भी आधे वर्ड बीच में आए हो वहाँ पे हमने बताया था आपको यड़ संधि। तो यहाँ पे आंसर जाएगा यड़ संधि के साथ। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। पवन में अयादि संधि में आता है, गुण संधि में एक मात्रा होता है, वृद्धि संधि में दो मात्रा होता है। तो बाकी ऑप्शन आपको देखना नहीं है। अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद होगा, नय धन अक, ना धन अक, न धन अक या फिर नय धन आक। तो सबसे जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन ए के साथ, नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक। पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुखम में समास है। तो जहाँ भी संख्यावाची शब्द देख रहे हैं यहाँ पे, त्रिलोकी 3, पंचवटी 5, 5 राहों का समूह, और यहाँ पे नवरात्रों का समूह, चतुर्मुख 4 मुख, यानी यहाँ पे द्विगु समास ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर समास है। चंद्रशेखर यानी जिनके जटा पर चांद है, शेखर यानी सिर पे, दशानन यानी 10 आनन, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, ये सभी जो है बहुव्रीहि के समास के उदाहरण है, ऑप्शन चला जाएगा एक ही साथ। अगला प्रश्न है, वृक्षात पत्राणी पतंती में वृक्षात पद में कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो कारक में यहाँ जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान आता है पंचमी विभक्ति में, और अपादान कारक यानी से पत्ते गिरते यानी से अलग होना। तो यहाँ पे पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ऑप्शन चला जाएगा एक ही साथ, अपादान कारक। अगला प्रश्न देखेंगे,
एकोविंशति का अर्थ है एकोन विंशति, एक नहीं 20 में, यानी 20 में से एक अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 19। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा डी के साथ 19। अगला प्रश्न है विप्राय गाम ददाती में कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी विप्राय गाम ददाती, यानी विप्राय में होता है राजा के लिए गाय, तो संप्रदान के लिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ संप्रदाय कारक। अगला प्रश्न है 63 का अर्थ है, 63 का अर्थ है 30, 40, 23 या फिर 13। 40 होगा नहीं, 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए 30, यानी 30 को संस्कृत में 63 कहते हैं। अगला प्रश्न है गत्वा पद की प्रकृति प्रत्यय है, यानी गत्वा या गम में जो गम मूल प्रकृति है, मूल धातु है, उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यय बताना है यहाँ पे गम में कत्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, सत प्रत्यय या फिर सानज प्रत्यय है। तो जो गम मूल रूप है उसमें जो है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिससे कि गत्वा पद बना है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा एक ही साथ। अगला प्रश्न देखेंगे अंतस्थ व्यंजन है, यर लव ट वर्ग क वर्ग स स स ह यहाँ पे। तो यर लव हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जबकि स स स ह ये जो है ऊष्म व्यंजन है। क हमारा कंठस्थ व्यंजन है, कंठ के मतलब अंतर्गत आता है, कंठ से बोला जाता है, उच्चारित होता है। और ट जो है यह मूर्धा है। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन है, स स स स ह या फिर सभी। तो ये सभी जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है क का सही रूप है, यानी क क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है और किससे किससे मिलकर बना है। तो ये क प्लस अस्वर से मिलकर बना है। तो आंसर चला जाएगा ए के साथ, जिसमें पहले हलंत होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न है क प्लस स के मिलने से बनता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है हमारे 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ। तो क और स मिलने से बनता है छ, त्र बनता है हमारा त और र, और ज और य मिलके बनता है ज्ञ, और स प्लस र मिलके बनता है स्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, इसको आप याद रखेंगे। जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है। तो बालक का रूप अगर आपको याद होगा बालकेशु, बालकेशु हमारा सप्तमी विभक्ति में आता है। उसके बाद होता है हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका, और सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में आता है बालकेशु। तो वहीं से हम जीवेशु को भी लास्ट में स में सु, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो जीवेशु हमारा चला जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो यहाँ पे देखेंगे भारती भगवती भारती भारते मातु सर्वथा, यानी 3 बार भ वर्ण का आवृत्ति हुआ है, यानी जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा हमारा एक के साथ। ऊष्म व्यंजन है, यर लव छत्रज्ञ स स स ह या फिर कोई नहीं। तो छत्रज्ञ हमारे संयुक्त व्यंजन है, यर लव यह अंतस्थ व्यंजन है, जबकि स स स हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो राइट आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञ, ये सभी जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है, और इसमें एक स्र भी आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। सभी आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ज प्लस य के योग से बनता है ज्ञ, आपको हमने पहले ही बताया, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। वंश हंस अंग जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं। तो ऊपर जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग हमारा ऐसे होता है 2 बिंदु, अनुनासिक हमारा ऐसे होता है, और हलंत हमारा किसी भी शब्द के नीचे लगता है, यानी उस वर्ड को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है कि वह वर्ड जो है आधा प्रयोग हुआ है। जैसे क के नीचे हलंत है और प्लस अ मिलके हमारा क बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, विसर्ग 2 बिंदु और अनुस्वार ऊपर जो 1 बिंदु लगता है हंस में, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ।
तो इसका जो है विसर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है कंठ अह, आप बोल के प्रयास करेंगे अह कह, तो कहीं ना कहीं हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है संधि के भेद हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो संधि के 3 भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है देवालय में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर अया संधि। तो गुण संधि में आपको हमने बताया एक मात्रा होगा, यड़ संधि में आधे वर्ण आते हैं और अयादि संधि में पवन नयन आते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है दीर्घ संधि, यानी जहाँ पे आ का मात्रा हो और बड़ी का मात्रा जहाँ भी बीच में आए वहाँ पे हमारा दीर्घ संधि होता है। देवधन आलय यानी देवालय, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बधुत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो बधुत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पे सबसे पहले बधु में पहले तो ध में बड़ाऊ का मात्रा रहेगा, यहाँ पे है, जबकि उत्सव है वह नहीं है, तो ये गलत हो गया। बधु में छोटाऊ का है, यह मात्रा नहीं होगा, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी बधु में बड़ाऊ का मात्रा है और उत्सव भी है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बधुधन उत्सव। देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, अ प्लस ई मिलके हमारा ए बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा संधि कौन सा है बताएंगे, गुण संधि हो जाएगा। तवलकर रमेशा महोत्सव संधि है, तो यहाँ पे एक मात्रा है और जहाँ पे एक मात्रा हो हमारा पास गुण संधि होता है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। स वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ या फिर मूर्धा। तो जो हमारा स वर्ण है वह जो है उच्चारण स्थान उसका तालु होता है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है त्रयश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 34, 43, 103 या फिर 300। तो त्रयश्च यानी 3, चत्वारिंश मतलब 40, तो 40 और 3 कितने होते हैं 43। तो यहाँ पे हमारा आंसर चला जाएगा बी के साथ। पंचवटी में समास है, तो यहाँ पे पंचवटी यानी संख्यावाची है, यह जो हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन बी। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। विसर्ग कह अह, आपको हम बता दें कि कभी भी विसर्ग जो है व्यंजन के बाद नहीं आता है, जबकि यह स्वर के बाद ही आता है, यानी स्वर के अंत में। जैसे हम बात करें अतः, अतः के बाद हमारा विसर्ग आया है, तो त हमारा हलंत होता है और त में अ होता है, त में अ, तो ये अ के बाद ही आता है अतः, अतः। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि कभी भी विसर्ग स्वर के बाद ही आते हैं, न कि व्यंजन के बाद। तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह जो है कंठ होता है, ऑप्शन जाएगा एक ही साथ। गमनम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है, यानी जो गमन गम धातु है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ल्यूट, युच, अन या फिर त्यज प्लस अल्प। त्यज तो होगा नहीं क्योंकि ये इसका मूल रूप गम है, और गम में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय प्रयोग हुआ है, जिससे कि गमनम बना है, ऑप्शन जाएगा एक ही साथ। पठनीय पद में धातु एवं प्रत्यय है पठ प्लस अनियर, पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस सत या फिर ये सभी। तो पठ प्लस अनियर प्रत्यय यहाँ पर मिलकर पठनीयम पद बना है, ऑप्शन जाएगा एक ही साथ। कर्ता का प्रकृति प्रत्यय है कृत प्लस अक्त, कृत प्लस तुमुन, कृत प्लस सत या फिर कृत प्लस त्रिच। तो कृत प्लस त्रिच यहाँ पे प्रत्यय प्रयोग हुआ है त्रिच, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप होगा पठित, पठितुम, पठित्वा, पठितुम या फिर ये सभी। तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय जब लगाएंगे तो वह जो है पठितुम हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर कौन सा समास बनेगा, पठित्वा, पठन, पठितुम या फिर कोई नहीं। तो पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाने पर पठन शब्द बनेगा, ऑप्शन जाएगा ब के साथ। अगला प्रश्न है समास का अर्थ है, समास का अर्थ है विस्तार, व्याख्या, योग या फिर संक्षेप। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन चला जाएगा
जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, तो राजपुरुष उसका संक्षिप्त रूप हो गया। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 50 का अर्थ है 15, 50, 25 या फिर 100। 50 का अर्थ होता है 50, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है पावक में संधि है, तो वह आ गया, यह आ गया, पावक, नयन, जितने भी हैं ये सभी जो है अयादि संधि के उदाहरण है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये मंगड़नम यानी ये सभी किसके कौन से व्यंजन है, ये सभी जो है अनुनासिक व्यंजन है। छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का होता है कंठ, च वर्ग का होता है तालु, ट वर्ग का होता है मूर्धा, त वर्ग का होता है दंत्य। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी के साथ, जो कि डी में दिया गया है दंत्य। अगला प्रश्न देखेंगे संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या फिर उपर्युक्त, तो जो सबसे शुद्ध रूप है हमारा उपर्युक्त, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है संख्यावाची शब्द षष्ठ नवती अंक का वाचक है। षष्ठ यानी 6, नवती यानी 90, तो ये हमारा हो जाएगा 90 + 6 यानी 96, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक, तो उसका जो इष्ट होगा कर्म कारक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है अक सवर्णे दीर्घ सूत्र है, तो सवर्णे दीर्घ यानी दीर्घ यहाँ पे दिया गया है। अयादि संधि, गुण संधि, अड़ संधि, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। एको, एचो, य, वा, एचो, अयवावह सूत्र है दीर्घ संधि का, अड़ संधि का, अयादि संधि का या फिर गुण संधि का, तो यह जो है अयादि संधि का उदाहरण सूत्र है, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। मधुधन अरि का संधि होगा मधुरी, मधुरी, मधोरी या फिर मधवरी ही, तो इसका जो संधि होगा मधवरी हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है चेधन अनय की संधि होगी चीनम, चैनम, चायनम या फिर चैनम, तो इसका जो संधि होगा चैनम हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी के साथ। अब निशा में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अड़ संधि, तो आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ का यानी बड़ी का मात्रा है हमारा, अवनिशा में जो हो जाएगा संधि दीर्घ संधि। प्रति उत्तर में संधि है, हमने बताया था जहाँ भी य, र, ल, व में आधा वर्ड आए तो यहाँ पे यड़ संधि होगा, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, प्रति उत्तर में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है देवालय में संधि है देवधन आलय, यानी यहाँ पे दीर्घ संधि, ऑप्शन चला जाएगा हमारा ए के साथ। एकोन चत्वारिंशत, चत्वारिंशत में होता है 40 और एकोन मतलब एक नहीं, तो 40 में से एक नहीं यानी 40 में से एक गया 39, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास, तो चोर भयम में जो है हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर द्वितीय विभक्ति, तो भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा मया बालकः दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, मया बालकम दृश्यति या फिर मया बालकः दृश्यति, तो अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होगा मया बालकः दृश्यते। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, तो यह इसका कृतवाच्य है, ये कर्मवाच्य है और एक होता है भाववाच्य, उसको भी आप याद रखेंगे, यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है ओम में ओ के आगे जो ये दीर्घ बना है ये क्या है, इसको दीर्घ भी बोलते हैं, तो ये जो है प्लुत स्वर है। स्वर हमारे 3 होते हैं ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यहाँ पे तीनों स्वर के प्रकार भी दे दिए गए हैं। तो प्लुत स्वर है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में जो है 2 मात्रा का समय लगता है उसके उच्चारण में। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ, तो इसका जो उच्चारण स्थान है तालु है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे
पितृडम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, विधि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि? तो पितृड़ी में जो हमारा है यहाँ पर दीर्घ संधि, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है ज्ञानम विज्ञान मुक्ति, ज्ञानेन विज्ञान मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ज्ञानम बिना न मुक्ति ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, यह जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है चतुर्विंशति का अर्थ है? चतुर्विंशति 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ए के साथ, 24 हो जाएगा। संस्कृत में भविष्य काल में के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है? लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर लट लकार? लट लकार होता है वर्तमान काल के लिए, लट लकार प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए, और यहाँ पे लिट लकार हमारा भविष्य काल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। लंग लकार होता है भूतकाल के लिए, और लोट लकार होता है हमारा आज्ञा के अर्थ के रूप में, और हमारा विधिलिंग लकार एक और होता है विधिलिंग लकार। 5 लकार जो हम लोग पढ़ते हैं बीटीसी में, डीएलएड में, वो होता है चाहिए के अर्थ में। तो 5 लकार हम लोग यहाँ पे जान चुके। यहाँ पे केवल भविष्य काल के लिए पूछा गया है तो होगा लिट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। इसको भी आप याद रखेंगे। हरिहरव में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? तो हरिहरव में जो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नवरत्नम में कौन सा समास है? नवरत्न अर्थात द्विगु समास, यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है लंबोदरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? तो जहाँ पे बहुब्रीहि समास न दिया हो वहाँ पे कर्मधारय समास लगाएंगे इस तरह के समास शब्दों को। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक का चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा? तो बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालके बालकाय। इसको अगर आपको याद है चतुर्थी विभक्ति में हमारा आता है बालकाय, पंचमी विभक्ति में आता है बालकात। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ए के साथ बालकाय, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं 5वीं विभक्ति पे जाता है तो बालकात, ये एक वचन है, और ये बालकेन जो है तृतीय विभक्ति में आता है एक वचन में। तो चलिए अगला देखते हैं। नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी। नदी हमारा स्त्रीलिंग है इकारांत, बालक हमारा पुल्लिंग है अकारांत, जबकि एते जो शब्द है यह जो है नपुंसक लिंग है। ऑप्शन चला जाएगा ब के साथ। और सर्वा जो है यह एक, इसको हम लोग अव्यय बोलते हैं, यह अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है? इसको सर्वा को जो हम सर्वनाम भी बोल सकते हैं, सभी के लिए प्रयोग होता है। पितु शब्द, पितु किस विभक्ति का वह वचन का रूप है? द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, पंचमी एक वचन या फिर सप्तमी एक वचन? तो पितु जो शब्द है यह जो है सप्तमी एक वचन, पंचमी एक वचन का जो है रूप है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सी के साथ। धेनव का विभक्ति और वचन है? प्रथम विभक्ति, द्वितीय द्विवचन, षष्ठी एक वचन या फिर सप्तमी एक वचन? तो यहाँ पे जो है सप्तमी एक वचन का जो है धेनु विभक्ति और वचन है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है वारी शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। वारिड़ा, वारिड़, वारिड़ या फिर वारिड़े? तो इसका जो तृतीय एक वचन होगा वारिड़ा होगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है सर्व शब्द का सर्वेषाम रूप बनता है? प्रथमा में, चतुर्थी में, षष्ठी में या फिर सप्तमी में? तो सर्वे का जो सर्वेषाम रूप बनता है वो बनता है षष्ठी विभक्ति में। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है पश्यानी रूप किस लकार का है? लट लकार, लोट लकार, लेट लकार या फिर लंग लकार? तो पश्यानी जो है लोट लकार का शब्द है, ऑप्शन चला जाएगा रूप है, ऑप्शन बी के साथ। लंग लकार में हमारा भूतकाल में कभी भी उसमें अ जोड़ता है, अपठत, अगछत। तो इससे आप पहचान सकेंगे जहाँ भी पहले अ जुड़ा होगा धातु रूप में वहाँ पे हमारा लंग लकार यानी भूतकाल होता है। और पठती, पठता, पठंती यह लट लकार में आता है। गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति, अंत में गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छत,
गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। और लिट लकार की बात करें तो पठिष्यति, उसमें इष्यति जुड़ता है, इससे आप लिट लकार यानी भविष्य काल का पता लगा सकते हैं। इस पे एक वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है भवनम में संधि है, तो आपको पहले हमने बताया था भवनम, नयनम, पवन, जो भी होगा ये आदि संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन जाएगा स के साथ। वसुधैव में संधि है, यड़ संधि, गुण संधि, आदि संधि या फिर वृद्धि। तो ध में अय का मात्रा देख रहे हैं, जहाँ भी 2 मात्रा होगा वहाँ पे हमारा वृद्धि संधि, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है भ्रातृ में समास है, समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कोई नहीं। तो भ्रातृ में जो है एक शेष द्वंद्व समास है, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है विद्याधनम में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्याधनम में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी विद्या के लिए धन, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के भेद हैं 2, 6, 7 या फिर 8। तो बहुव्रीहि समास के जो है यहाँ पे हमारे 2 ही भेद हैं, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे हमारा जो है निर्मक्षिकम में जो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे त्रिलोचन में समास होगा द्विगु समास, ये भी पहले बता चुके हैं, संख्यावाची। अगला प्रश्न है यशोधरा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। यशोधरा में हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्रम में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो बहुव्रीहि में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से स्वर का भेद नहीं है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, ये तीनों स्वर के भेद हैं, जबकि अंतस्थ एक व्यंजन का भेद है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है नहीं है। स्वर कहलाते हैं, तो अच जो है हमारे स्वर कहलाते हैं, हल, हल जो है व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्ग है 1, 5, 4 या फिर 3। तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, तो हल कहलाते हैं, ये भी पहले ही आप प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और 2 मात्रा का स्वर लगता है दीर्घ कहलाते हैं, और 3 मात्रा का समय जिनके उच्चारण में लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ट वर्ग है, तो यह जो हमारा ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त या फिर स्पर्श। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया। अंतस्थ में अलावा उसमें स, 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 ह, छत्र गया संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमारे क से प वर्ग तक सभी आते हैं। ट वर्ग हमारा आता है मूर्धा यानी मूर्धन्य, तो ये जो है हमारे मूर्धा पर वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे स के जगह पे आप मूर्धा कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। अगला प्रश्न है व वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो व को आप बोलने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि वह जो है हमारा दंत्योष्ट व्यंजन है, ओष्ठ के सहायता से भी बोला जाता है, तो वह हमारा ऑप्शन चला जाएगा अ के साथ। दंत किसका उच्चारण स्थान है, त वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो सभी दंत होते हैं, त, थ, द, ध, न। इसमें से आप वर्ण को बोलकर प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा वर्ण दंत का है। तो ल को बोलेंगे तो दंत यानी दांतों को आपको आपके स्पर्श करेगा ल। इसको लुंठित वर्ड भी बोलते हैं हम लोग, ल यानी जिह्वा मुड़ जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला वर्ण है ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, च, छ, ज, कंठ तालु, यानी ज वर्ण च, छ, ज, च वर्ग के सभी हमारे तालु में आते हैं, ऑप्शन चला जाएगा अ के साथ। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, दंत, तालु। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा तालु के साथ, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह वर्ण जो है का उच्चारण तालु से किया जाता है। कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं, ए, ऐ, उ, ई, या फिर ओ, औ।
तो ए और ऐ जो है कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है पठेत किस लकार का रूप है। इस पर भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है धातु रूप का, आप उसको जाके हमारे चैनल पर देख लेंगे। यानी जहाँ भी बीच में ए का मात्रा आएगा इससे आप इसको पहचान लेंगे कि वह विधिलिंग लकार का रूप है। और उसमें जो है चाहिए के अर्थ में होता है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में होता है लट लकार वर्तमान काल, लिट काल भविष्यत काल और लट लकार होता है वर्तमान काल। लंग लकार होता है भूतकाल, इसको भी आप याद रखेंगे। लंग लकार जिसको भूतकाल में उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह है। में को ने को पर, तो कर्ता ने आता है, कर्ता में कर्म को उसका चिन्ह है। अधिकरण में पर और अपादान कारक पंचमी विभक्ति में आता है। से अलग के अर्थ में पंचमी विभक्ति में हमारा अपादान कारक आता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। से अलग यानी अपादान से अलग अपादान कारक पंचमी विभक्ति में आता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है। तो संप्रदान के लिए ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगर आप सभी को याद है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो यहाँ पे आप पंचमी विभक्ति में अपादान आता है और संप्रदान आता है चतुर्थी विभक्ति में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए के साथ। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। तभी हमने आपको बताया चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे तृतीय विभक्ति है कर्ण कारक, पहले ही हमने आपको बता दिया। उलुकाय तम रोचते वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो आपने बालक का रूप पढ़ा होगा, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, उसमें बालकाय आता है हमारा। तो बालकाय आता है कहाँ पे, चतुर्थी विभक्ति में। तो यहाँ से आप उसको आराम से समझ सकते हैं। अगर एक बालक का या राम का रूप है रामाय, चतुर्थी विभक्ति में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है। अगर वचन पूछा जाए तो एक वचन। अगला प्रश्न देखेंगे स हरे कुप्यति, हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीय द्वितीय चतुर्थी या फिर पंचमी। तो यहाँ भी हमारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति है हरे में। अगला प्रश्न देखेंगे तिलेसु में प्रयुक्त विभक्ति है। तो जहाँ भी अंत में सु आए, बालकेसु, तो ये हमारा आता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तिलेसु में जो है हमारा विभक्ति हो जाएगा सप्तमी। बालकेसु जैसे आता है तो वहाँ पे हमारा सप्तमी विभक्ति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्रोधात में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय जैसे बालकात होता है, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो बालकात हमारा आता है पंचमी विभक्ति में, उसी प्रकार क्रोधात भी आएगा पंचमी विभक्ति में। और बालकाय आता है, क्रोधाय होगा तो चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में यम है। संस्कृत भाषा में कितने यम है, 12, 10, 4 या फिर 5। तो संस्कृत भाषा में जो है 4 यम है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में वर्ण भेद होते हैं 2, 15, 4 या फिर 20। तो संस्कृत भाषा में जो है वर्ण के भेद 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन, वो जो वर्णमाला जिसको हम बोलते हैं। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसमें जो है कर्मधारय समास ऑप्शन हो जाएगा डी के साथ। अवक्षत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या फिर प्रथम एवं मध्यम पुरुष का। तो जिसमें भी अ जुड़े, तो हमने आपको बताया था अपठत या अवक्षत, यह हमारा लंग लकार यानी भूतकाल का है, धातु रूप है, लंग लकार का धातु रूप है। इससे आपको कहीं भी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपको तुरंत यहाँ पे आंसर पकड़ लेना है। और जहाँ भी पठिष्यति यानी इष्यति जुड़े वहाँ पे लिट लकार होगा, पढ़ती पढ़ता पठंती, ये तो आसान है, सबको याद है, ये लट लकार का होगा।
तो यहाँ पे पूछा गया है अक्षत रूप है, यहाँ पे पुरुष पूछा गया है कि प्रथम है कि उत्तम है कि मध्यम है। तो अक्षत यानी अपठत यह प्रथम पुरुष है, यहीं से शुरुआत होता है धातु रूप इसका अक्षत का लंग लकार में। तो अगला देखेंगे सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, पुस्तकम क्या है सर्वनाम नहीं है, अश्वम क्या है पुल्लिंग है, अरण्यम जंगलम नपुंसक लिंग है, पुस्तकम भी क्या है पुल्लिंग है, जबकि सर्वेषु एक सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर द्वितीया। तो नद्या में जो है षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन चला जाएगा अ के साथ। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 8, 10, 12 या फिर 14। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और इसी के साथ आप सभी से अंत में एक प्रश्न, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है और यह किसने दिया था पाणिनि ने दिया था, यानी माहेश्वर सूत्र के जनक पाणिनि कहलाते हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपने यहाँ पे देखा 14 है। और आप सभी से यहाँ पे 2 सवाल है कि पाणिनि ने या पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, आपको बताना है पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार की संख्या। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कितनी है। हमने इस वीडियो में बताया भी है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है। और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और उसके साथ ही स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।